प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज का हमारा मुद्दा है किसान सड़क पर क्यों। जी हाँ, अन्नदाता जो हमारा आपका पेट भरता है, वो अन्नदाता आज सड़कों पर है। वो अन्नदाता जिसने कोरोना काल में मंदी के समय जब सारा चीज़ें डाउनग्रेड पर जा रही थी तो उसने सरकार की उम्मीदों को जीवित रखा। जीडीपी -23.9 हो गई थी, सारे सेक्टर जमींदोज हो रहे थे, तो वहीं कृषि ने अपने देश को जीवित रखा। उस समय भी 2.5% के हिसाब से कृषि वृद्धि दर दर्ज की गई। यह है हमारा देश का अन्नदाता जो अपनी हाथोड़ मेहनत से न सिर्फ अपने बल्कि सभी को खाने का मौका देता है। लेकिन वही अन्नदाता आज सड़क पर है। और सवाल यह है कि हर सरकारें, चाहे किसी की भी सरकार रही हो, हर सरकारें किसानों की बेहतरी के लिए काम करती हैं, उन दावा करती हैं कि वो किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं। लेकिन फिर ये किसान संतुष्ट क्यों नहीं होता? क्यों स्वामीनाथन रिपोर्ट नहीं लागू होती? क्यों तमाम चीज़ें उनकी नहीं होती? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफ़ी लंबे समय से कह रहे हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कैसे दोगुनी हो जाएगी इसका अभी कोई खाका क्लियर नहीं किया है। और दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए बिल लाए गए हैं जिसमें किसानों की बेहतरी होगी। लेकिन किसान इसका विरोध कर रहे हैं और इसके विरोध के चलते वो अब पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। सरकार के साथ संघर्ष हो रहा है। किसान दिल्ली पहुंचना चाहते हैं कि और सरकार उन्हें रोकना चाह रही थी। हालांकि अब बात बन गई है, सरकार कह रही कि आप लोग दिल्ली में आ जाइए। दिल्ली में लोग पहुंचेंगे और वहां पर अपना संघर्ष जारी रखेंगे। माफ करिएगा। तो सवाल ये, लेकिन इन सबके बावजूद सवाल ये कि आखिर हमारा अन्नदाता आज सड़क पर क्यों है। वो उसकी अपनी 6 मांगे हैं। कौन कौन सी हैं 6 मांगे, ज़रा वो भी उस पर भी गौर फरमा लीजिए। उसकी पहली और सबसे बड़ी मांग है कि जो ये 3 कानून बनाए गए हैं, जो 3 बिल लाए हैं, पास हुए हैं, कानून बन गए, उनको रद्द किया जाए। दूसरा, बिजली बिल में जो संशोधन किया गया है उसको समाप्त किया जाए, फ्री बिजली दी जाए। तीसरा, जो किसान अभी तक गिरफ्तार किए गए हैं उन किसानों की रिहाई की जाए। और चौथा है किसान जो पराली जलाने को लेकर के किसानों पर जुर्माना लगा है और एफआईआर दर्ज हुई है वो भी वापस की जाए और उन पर जुर्माना न लगे। तो इन सब मुद्दों को लेकर के किसान हलकान है और दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। तो दूसरी ओर विपक्ष ने भी अपना पूरा इसमें राजनीतिक रोटी सेकना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने साफ कह दिया है कि भोले भाले किसानों पर ठंडा पानी फेंकना। उन्होंने ट्वीट किया और वाटर कैनन द्वारा पानी फेंके जाने पर अपना ट्वीट में कहा कि इस शीत लहरी में कोरोना काल में किसानों पर पानी फेंकना ये अहंकार है। क्या वाकई सरकार अहंकारी है? इस सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। याचना नहीं, अब रण होगा। संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कुछ इसी तर्ज पर पंजाब हरियाणा के किसान सिर पर कफन बांधकर राशन पानी लेकर दिल्ली की तरफ निकल पड़े हैं। धरती का सीना चीरकर सोना निकालने वाले किसानों ने यह तय कर लिया है कि अब की बार आर पार की लड़ाई है, चाहे फिर जो हो जाए। बीते कई दिनों से कृषि सुधारों के खिलाफ किसानों का विरोध उग्र होता जा रहा था। साथ ही सरकार का रवैया भी सख्त हो रहा था। शुक्रवार को किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच दिल्ली हरियाणा बॉर्डर हिंसक झड़प हुई। पुलिस ने
किसानों को रोकने के लिए सिंघू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोले दागे। हालांकि किसान एक कदम भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। किसान दिल्ली आने की जिद किए बैठे रहे। इस दौरान कई बार पुलिस और किसान आमने सामने आए और आखिरकार किसानों के हट के आगे सरकार ने कदम पीछे खींचे और किसानों को दिल्ली में एंट्री की इजाजत मिल गई। बता दें, सिंघू बॉर्डर के इतर पंजाब हरियाणा बॉर्डर के 6 रास्तों पर किसानों का बड़ा जत्था मौजूद है जो दिल्ली में बढ़ रहा है, जो कभी भी दिल्ली पहुंच सकता है। बता दें, इससे पहले दिल्ली पुलिस ने राज्य सरकार से कुल 9 स्टेडियम को अस्थायी जेल बनाने के लिए अनुमति मांगी, जिसे दिल्ली सरकार ने खारिज कर दिया था। इसी बीच दिल्ली की बुराड़ी में किसानों के लिए सभी दिल्ली पुलिस ने पूरी तैयारी कर दी। किसानों के जत्थे ने अपने एक दल को बुराड़ी मैदान का मुआयना करने के लिए भी भेजा। इसी बीच दिल्ली सरकार की तरफ से एक टीम ने ग्राउंड का दौरा किया और फॉगिंग के साथ किसानों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए भी इंतजाम किए। बता दें, देश का किसान अपनी मांगों को लेकर अड़ा हुआ है। प्रदर्शनकारी किसानों की अहम बातों की मांग करें तो सरकार द्वारा बनाए गए केंद्रीय कृषि कानून वापस हों, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लिखित आश्वासन की मांग, बिजली बिल संशोधन रद्द किया जाए, मुफ्त बिजली, पराली जलाने पर सजा जुर्माने का प्रावधान वापस हो, सभी गिरफ्तार किसानों को तत्काल रिहा किया जाए, गन्ने का भुगतान हरियाणा के किसानों के समान हो। बता दें, कोरोना संकट में राजधानी में बड़ी संख्या में एक जगह जमा होना मना है। वहीं अब उत्तर प्रदेश के किसान भी पंजाब हरियाणा के किसानों के साथ मैदान में उतर गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं, जो दिल्ली देहरादून राजमार्ग को जाम करेंगे। तस्वीर साफ है, अब किसानों का जोर हर तरफ सुनाई दे रहा है, फिर चाहे वो दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो या उत्तर प्रदेश। लेकिन किसानों के इस शोर और इस जोर का कृषि कानून पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। जी हाँ, तो अन्नदाता सड़क पर क्यों, ये है सबसे बड़ा सवाल। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के वो सड़क पर है और वो लगातार आंदोलन कर रहा है। उसकी मांग है कि उसे दिल्ली जाने दिया जाए। दिल्ली में वो धरना प्रदर्शन करना चाहता है। इसी पर चर्चा करेंगे। हम अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। गौरव मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के। बहुत स्वागत है गौरव मिश्रा जी आपका। शशांक यादव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश शेखर दीक्षित जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान मंच के, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से हमारे साथ में विनोद चतुर्वेदी जी जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक हैं जालौन से, आपका भी बहुत स्वागत है। सीधा रुक करेंगे शेखर दीक्षित का। शेखर दीक्षित, आपकी मांगे क्या हैं और क्यों अन्नदाता सड़कों पर है? ये है कि सरकार लगातार जो है अपनी तानाशाही और जातियां कर रही है। बेसिक पराली वाले मुद्दे में आप कंटिन्यूसली देखते चले आ रहे होंगे जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा, जिलाधिकारियों का रवैया रहा। आप उसके बाद गन्ना भुगतान में भी देखते आ रहे होंगे कि जब सरकार बनेगी तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि 14 दिन में भुगतान करा देंगे, लेकिन वो भुगतान कराने में असमर्थ रहे और अब उस विषय पे बोलना नहीं चाहते हैं। उन्होंने जब किसान बिल 2020 आया था तब उन्होंने किसान संगठनों से बात करके भी ये कहा था कि हम एमएसपी के खरीद कराएंगे। हालात ये हैं कि 70, 80 गांव में एक इन्होंने सेंटर दिया है जिसपे खरीदारी संभव नहीं है, ना ही खरीदारी हो रही है। और इसके साथ जो पुराने जुड़े हुए मुद्दे हैं वो तो निरंतर चल ही आ रहे हैं। आखिर में किसान जाएगा कहाँ और किसान के पास विकल्प क्या है? अगर लगातार आप बात सुनेंगे नहीं, आप बार बार कह रहे हैं कि इस बिल से किसानों का भला होगा। सवाल ये है कि आप ये बात समझा क्यों पा रहे हैं कि किसानों का भला होगा, तो कैसे भला होगा? और
इसलिए ये गतिरोध है और इसीलिए इस तरीके का जो है किसान प्रदर्शन पे है और अब एकजुटता दिखने लगी है और वो दिखेगी दिल्ली में ठीक से जी एकजुटता दिखने लगी है मिश्रा जी। जी चलिए गौरव मिश्रा जी, किसान लंबे समय से संघर्षरत है, शेखर दीक्षित जी बता रहे हैं, आप लोग सुन ले रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं लगातार कि किसानों की हम लगातार भलाई कर रहे हैं और उनको उनकी आय दोगुनी करेंगे, तमाम उनके लिए कानून भी उन्हीं के लिए ला रहे हैं, लेकिन किसान ही इसका विरोध कर रहे हैं। कि पहले अगर स्थिति देखिए तो इसी देश में लगभग 12,800 किसान आत्महत्या कर लेते थे। पूरा विदर्भ का क्षेत्र, बुंदेलखंड का सूखा पड़ा हुआ था। पंजाब में किसान आत्महत्या करते थे और ये हमारी ही सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की, जिसने 2022 में आदरणीय मोदी जी ने ये नारा दिया कि हम किसानों की आय को दोगुनी करेंगे और उसके लिए ऐसे ऐसे कदम उठाए, बुनियादी कदम उठाए, जिससे कि उस दिशा में किसान मजबूत हो सके। आज किसान सम्मान निधि की बात कर ले, 100 बंद पड़ी सिंचाई योजनाओं की बात करें या फिर किसान क्रेडिट कार्ड की बात करें, कृषि लोन की बात करें जिसको 8 लाख से 12 लाख करोड़ तक पहुंचाया गया। आज कोरोना काल में भी जिस तरीके से जो पैकेज कृषि रिफॉर्म के 1,25,000 करोड़ के जो आए थे, पहली बार जो आप गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत जो आया था, उसमें भी कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा रिफॉर्म लाया गया। ये तीनों एक्ट जो आए हैं, जो नया सुधार जो आया है, पुरानी व्यवस्था को कहीं छेड़ नहीं रहा है। पुरानी जो व्यवस्था है उसमें किसी भी प्रकार के बदलाव की बात नहीं कर रहा है। जो उस पुरानी व्यवस्था को अपनाना चाहते हैं उसे वो अपना सकते हैं, चाहे वो एपीएमसी मार्केट हो, चाहे वो एमएसपी हो। ना एमएसपी बंद हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पार्टी के सभी शीर्ष नेताओं ने इसकी घोषणा की है कि ना एमएसपी बंद हो रहा है, ना एपीएमसी मार्केट बंद हो रही है, ना मंडियां बंद हो रही हैं, बल्कि किसानों के लिए और नए दरवाजे खोले गए हैं, नए बाजार उसके लिए खोले गए हैं। अब किसान अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकता है। देखिए, लगभग 85% से 90% किसान जो है वो छोटा किसान है, जिसकी जोत छोटी है। और जो एपीएमसी मार्केट है, जो 7,000 एपीएमसी मार्केट है पूरे देश भर में, उसमें कहीं ना कहीं जो बिचौलिए हैं, जो आढ़तिये हैं, उनका मैनिपुलेशन है, उनका कब्जा है। उसमें छोटे किसानों का चलता नहीं है, वो पूरी तरह से उसको जकड़ करके रखे हुए हैं। तो उनकी दुकानदारी जो है, उनका कारोबार इसके प्रभावित होने की संभावना है, क्योंकि किसान के लिए नए बाजार खुलेंगे। ठीक है गौरव, ठीक है गौरव जी, गौरव जी ठीक है, आपका समय समाप्त हो गया है। दोबारा से आपका रुख करूंगा, विनोद चतुर्वेदी जी के पास चलेंगे। विनोद चतुर्वेदी जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं 2014 के पहले आपने किसानों की जो दशा है उसको नरक बना रखा था और अब भाजपा उसको स्वर्ग में ले जाना चाह रही है और आप लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इससे बड़ा इस देश में नहीं, विश्व में क्या उदाहरण होगा। 72,000 करोड़ रुपया किसानों का हमने कर्ज माफ किया, उनको सहूलियत दी, हमने हर कृषि यंत्र पे सब्सिडी दी, चाहे वो सिंचाई के लिए हो, किसी भी रूप में किसानों को दिया। हाँ, ये ढिंडोरा पीटने में ये बहुत माहिर हैं। अभी माननीय हमारे मित्र मिश्रा जी बता रहे थे, किसान निधि 2,000 रुपया, 6,000 रुपया एक साल में देते हैं एक किसान को। 6,000 रुपए का किसान साबुन लगा लेता होगा। 6,000 में ये कहते हैं किसान की जो निधि हमने दे दी वो बहुत बड़ा योगदान है। और अगर ये बताएं, मैं तो बुंदेलखंड में कहता हूं, जो ये कहते आत्महत्याओं वाली बात, अब प्रशासन कहां कहता कि किसान ने आत्महत्या की। प्रशासन कहता उसकी आत्महत्या बीमारी से हो गई है, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। प्रशासन जबरदस्ती ये लिखवाता है कि अब कोई ना कोई बीमारी दिखा के, ये कहीं नहीं चाहते कि किसान ने आत्महत्या की है। तो जब आप पूरी तरह राजतंत्र चला रहे, प्रजातंत्र चला ही नहीं रहे हैं, तो कहां ये पता लगेगा किसानों का। आप देखिए, बुंदेलखंड में सबसे गरीबी है किसान की, छोटे जोत हैं और यहाँ प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं। आप देखिए, जो भी सब्सिडी आती थी, चाहे बिजली में आती हो, चाहे कृषि यंत्र में आती हो, एक नया पैसा नहीं आया। सिर्फ ढोढोरा पीटते हैं कि हमने इसमें दे दिया, हमने उसमें दे दिया। ठीक है विनोद जी, ठीक है विनोद जी, माफ करिएगा, आपका भी समय समाप्त हो गया है। दोबारा से आपका रुख करूंगा। शशांक यादव जी, आपने सुना बाकी लोगों को, क्या कहेंगे आप, आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं कह रहा हूं, मैं इस बहस को एक छोटा सा दूसरा आयाम देना चाहता हूं प्रदीप जी। जी। और वो आयाम यह है कि
किसानों की समस्या समझने के लिए आप ये समझिए कि देश के लिए बाह्य सुरक्षा जैसे होती है तो हम फौज बनाते हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए हम पुलिस बनाते हैं, मानसिक सुरक्षा के लिए हम न्याय व्यवस्था बनाते हैं, और ये तीनों के तीनों अनप्रोडक्टिव हैं। ये देश की जीडीपी में कोई गठन नहीं करते हैं। राष्ट्र को बनाए रखने के लिए हमें इन तीनों चीजों की जरूरत है। और चौथे रूप में उसी प्रकार से किसान के से जुड़ी हुई खाद्य सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। और खाद्य सुरक्षा में नफा नुकसान देखने की जरूरत नहीं है। आज की तारीख में समस्या ये है कि किसान जो है उसका जब वो माल लेके जाता है तो उसे बेच कर ही आना है, क्योंकि किसान के पास रखने की कोई जगह नहीं है। इट इज ए बायर्स मार्केट। जो खरीदार हैं, जो आड़ती हैं, उनके टर्म्स एंड कंडीशन पर किसान अपना माल बेचने को मजबूर है। सेलर्स मार्केट नहीं है कि किसान अपनी शर्तों पे चीजों को बेच सके, और इसमें हस्तक्षेप सरकार की तरफ से करना ही पड़ेगा। और उसके लिए महंगा खरीदिए और जनता को सस्ता दीजिए। इसकी कीमत चाहे जो भी देनी पड़े सरकार को, आर्थिक रूप से कितना भी दबाव क्यों ना आए, आपको किसान से एमएसपी की लागत मूल्य खरीदनी पड़ेगी। और किसान को यही लग रहा है कि ये हमारे साथ नहीं हो रहा, लागत नहीं निकल रही है, इसीलिए किसान आंदोलित है। ठीक है शेखर दीक्षित, ठीक है शेखर दीक्षित जी, एक तो कोरोना की दूसरी वेव भयानक तरीके से सामने आ रही है। दिल्ली में कोरोना का आपने एक हाल देखा, और ऐसे में आपकी जिद कि आप दिल्ली जाना चाहते हैं, कितना उचित है ये हमारी मजबूरी है। कोरोना काल में अगर सबसे ज्यादा साथ किसी ने दिया तो किसान ने दिया। कोरोना काल में अगर किसी ने पेट भरा तो किसान ने भरा। कोरोना काल में अगर घर तक के सारे साधन आप इतनी आसानी से उपलब्ध करा पाए तो उसके पीछे किसानों की बहुत बड़ी फौज थी, इसलिए आप उपलब्ध करा पाए। आप इसलिए नहीं उपलब्ध करा पाए कि आपके पास क्षमता बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, मैं सबसे पहले गौरव मिश्रा जी को ही बताना चाहूंगा कि 2007 से और 2014 तक के लगभग 6000 किसानों ने आत्महत्याएं करी। लगभग 2014 से 2020 तक 6900 किसानों ने आत्महत्याएं करी। दुखद बात यह है, आज भी मैं उन्नाव जिले से आ रहा हूं, जहां एक आत्महत्या किए हुए परिवार से मिलके ही आ रहा हूं। अगर आप मेरी साइट्स पे चीजों पे और उन्नाव में देखेंगे बताइए भाई, जवाब ले लेते हैं गौरव मिश्रा जी। वो तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि किसानों ने आत्महत्या करना बंद कर दिया, वो आंकड़े दे रहे हैं। जवाब ले लें शेखर दीक्षित जी, जवाब ले लें शेखर दीक्षित जी, एक एक का जवाब लेते चलते हैं। हाँ गौरव जी। सबसे पहली बात तो जो आत्महत्या का जो हब था पूरे देश में, वो महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र रहा है। और विदर्भ क्षेत्र में जब आप जाएंगे तो आज सिंचाई की इतनी जबरदस्त व्यवस्था हमारी सरकार ने किया, जब वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। और गौरव मिश्रा जी, आपने महाराष्ट्र में कर दिया, विदर्भ में कर दिया, उत्तर प्रदेश और बाकी जगह क्यों नहीं किया? व्यवस्था, विशेष पैकेज बुंदेलखंड के क्षेत्र में किया गया है, चाहे वो पहले की सरकारों ने भी दिए हैं। पैकेज की बात हो, नहीं गौरव मिश्रा जी एक रुकिए, मैं अब दोबारा से आपके पास वापस आऊंगा। शेखर दीक्षित जी, आपके जो 6 मांगे हैं, आपकी जो 6 मांगे हैं, मैं एक एक करके उस पर डिस्कस कर लेता हूं आपसे। पहली मांग आपकी है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए। प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि इससे किसानों का भला होगा, आपको उस पर एतबार क्यों नहीं हो रहा है? इसको आप पार्टीगत रूप से ना समझिए तो आप समझ लीजिएगा सभी लोग। बेसिक क्या है कि जब कानून बना तब प्रधानमंत्री जी ने ये आके आश्वासन दिया कि इसमें बिचौलियों का नुकसान होगा और एमएसपी पे कोई खरीद जो हो रही है वो बंद नहीं होगी। करंट हालात ये हैं कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और योगी आदित्यनाथ जी की ही बात करें तो उन्होंने भी कहा कि एमएसपी पे कोई खरीद बंद नहीं होगी, लेकिन एमएसपी पे खरीद हो कहाँ रही है? 1200 रुपए, 1000 रुपए, 900 रुपए में किसानों ने अपना धान बेचा है, मजबूर होके बेचा है, सभी जगह के बेचा। और ये चीज सारी मीडिया को भी पता है, डेली के अखबार को पता है, और ऐसा नहीं कि नहीं पता है। चलिए एक एक, शेखर दीक्षित जी एक एक बात पर जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा, आपने कहा कि मुफ्त बिजली मिलना चाहिए, बिजली बिल में जो संशोधन हुआ उसे रद्द किया जाए। भाई मुफ्त बिजली कैसे मिलेगी? ये था कि जो बिजलियों पे इतना दर बढ़ा दिया है, जो बिजली के जितना पूरा का पूरा बदल दिया उठा के, मतलब आज की डेट में ट्यूबवेलों और हालत ये है कि आप 200, 300 की पेंडेंसी में पड़ा हुआ है और बाद में वक्त पे ना बिजली मिलती है ना कोई चीज मिलती है, उसका कोई यूज नहीं होता। बिल इतने गलत आ रहे हैं
कि आप 100 रुपए के बिल की जगह 10,000 का बिल किसी पे लगा दे रहे हो, किसी को चलिए, ठीक है। का बिल किसी पे लगा दे रहे हो। चलिए ठीक है। पॉइंट नंबर 3, शेखर दीक्षित जी जल्दी जल्दी से बस दोनों से जल्दी जवाब दे दीजिए। करोगे तो किसान उगाएगा कहां से और आपको खिलाएगा कहां से? ठीक है ठीक है किसान उगाएगा कहां से और आपको खिलाएगा? ठीक है ठीक है। पराली जलाने को लेकर के आपने कहा कि जो किसानों के ऊपर जुर्माना लगा है उसे माफ किया जाए और किसानों को रिहा किया जाए। आप ये बताइए, पराली जलाने, शेखर दीक्षित जी सवाल पूरा सुन लीजिए। पराली जलाने से आपने देखा कितना प्रदूषण बढ़ गया, लोगों की सांसें थमने लगी। कैसे रुकेगा पराली जलाना? किसी में मोटर नहीं काम करता है, उसी जगह आपकी जितनी मिलें लगी हैं सब नदी से लेकर और हवा तक प्रदूषण करती है, आप उनको बंद कर दीजिए। आप अपने घरों से एसी निकाल के बाहर फेंक दीजिए, आपको इतनी पोल्यूशन की चिंता हो रही है तो आप सारा का सारा दोष किसान पे कैसे मर सकते हैं? फिर अगर पराली की समस्या है तो आप पराली का निदान ढूंढेंगे कि उस पर गुंडागर्दी पर मादू हो जाएंगे, किसान को खाएंगे, बिल्कुल ठीक। एक आखिरी, शेखर दीक्षित जी एक आखिरी सवाल है आपसे। आखिरी सवाल है, आपने कहा कि जो गन्ने का भुगतान है वो हरियाणा के तर्ज पर दिया जाए, क्या है ये भुगतान की प्रोसेस? विंडो व्यवस्था करते हो, हर चीज में आप कहते हो आप अभी दो तुरंत लो। गन्ना वाले किसान के लिए ये समस्या क्यों है? आज वो अपना गन्ना दे के 3-3 महीने 6-6 महीने 1-1 साल तक पैसे के लिए तरसता रहे, उस पे आप ना ब्याज देते हो ना चीजें देते हो, फिर आप पैसे भी नहीं देते हो गरीब किसानों के। तो जो तर्ज हरियाणा का है वो सीधे भुगतान करता है, आप भुगतान करो ना। पंजाब सीधे भुगतान कर रहा था, आप सीधे भुगतान करो ना। आज हमने अपना गन्ना दिया, कल हमारे अकाउंट में पैसे दे दो, उसके लिए हम भीख क्यों मांगे? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अब गौरव मिश्रा जी आप एक एक करके जवाब दे दीजिए कि जब आपकी हरियाणा में भी सरकार है, हरियाणा सरकार जब अच्छा काम कर रही है, नगद भुगतान तुरंत भुगतान दे रही है, तो बाकी आपकी जहां पर सरकार है वो क्यों नहीं कर पा रही? पार्टी की ये योगी सरकार है जिसने सर्वाधिक गेहूं, सर्वाधिक धान और सर्वाधिक गन्ना खरीदा भी है, उसका भुगतान भी किया है। 50 लाख टन 55 लाख टन धान खरीद हुई है, 50 और 52 लाख टन गेहूं खरीदा गया है, और गन्ना में अकेले 1,08,000 खरीदा गया है। गौरव मिश्रा जी अगर आपने इतना खरीद लिया है, किसानों के एमएसपी पर सारा पैसा दे दिया है, तो आखिर किसान सड़क पर क्यों है? कोरोना काल में इतनी ठंडक में अपनी जान जोखिम में डाल के क्या उनको कोई शौक लग रहा है? बिहार का किसान सड़क पर नहीं है, मध्य प्रदेश का नहीं है, गुजरात का नहीं है, महाराष्ट्र का नहीं है, कर्नाटका का नहीं है, तमिलनाडु का नहीं है। केवल एक पॉकेट है जो कांग्रेस प्रेरित है। ये राजनीति हो रही है विशुद्ध रूप से अस्थिरता फैलाने के लिए, और कोई ऐसी आप ये सोचो नहीं है तो ये हालत होता तो क्या होता? के द्वारा रचित राजनीति है जिनका अपना कारोबार खतरे में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिनका पूरे किसानों के ऊपर कब्जा था। गौरव जी बिहार में आपने एमएसपी खत्म करी, 35 से 17 आ गया जीडीपी किसान का। बात कर रहे हैं बिहार में आपने एमएसपी खत्म करी, बिहार सरकार ने 35% जो योगदान था जीडीपी में वो 17% आ गया। आप भविष्य नहीं देख रहे हैं, भविष्य नहीं समझ रहे हैं। बात यह है एमएसपी पे आप कह तो रहे हैं आप खरीद करेंगे, कर नहीं रहे हैं। आप जो गेहूं खरीदने की बात कर रहे हैं, पूरे आंकड़े निकालेंगे तो जब 40,000 टन गेहूं पैदा हुआ, आपने बाहर 52,000 टन खरीद कहां से लिया? बताइए भाई गौरव मिश्रा जी। जी आ रही गौरव मिश्रा जी बताइए। गौरव मिश्रा जी प्रोडक्शन ही 40,000 करोड़ का हुआ, प्रोडक्शन ही 40,000 करोड़ का हुआ, आपने 52,000 करोड़ खरीद लिया। तो यहाँ के लोगों ने बिहार से आगे खरीद लिया, जो यहाँ के बिचौलिए थे। ये मैटर नहीं है, मैटर ये है हमने बेचा, हमको पैसे तो दे दीजिए। आपने कहा था 14 दिन में भुगतान कराएंगे, आप उसकी बात क्यों नहीं करते हैं? आपने कहा, आपके ही मुख्यमंत्री ने कहा था कि 14 दिन में भुगतान करा देंगे। समस्या क्या है? आप 3 साल होने को आ रहे हैं, आप नहीं करवा पा रहे हैं। चीनी मिलों से दबाव ज्यादा है या पहले नहीं था, या चीनी मिलों के साथ अब कोई ऐसा समझौता हो गया जो पहले नहीं था, या किसान का दबाव नहीं है? ऐसा क्या है जो आप नहीं मानने? आप बार बार कह रहे हैं कि दो राज्यों का प्रदर्शन तो आप नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। ठीक है शेखर दीक्षित जी, लग रहा है गौरव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, वो जवाब नहीं दे पा रहे। हम आएंगे दोबारा आपके पास में। विनोद चतुर्वेदी जी का रुख करेंगे। विनोद जी, गौरव मिश्रा जी कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं, किसानों को सड़क पर उतार करके उनके कंधे पर बंदूक रख के आप गोली चला रहे हैं। विनोद जी सब जान रहे हैं।
राजनीति कौन कर रहा? अभी जब 41,000 टन कुल पैदा हुआ, उन्होंने 52 खरीद लिया। आज 1400 रुपए में ये पिसिया बिक रही है गेहूं बाजार में, और इन्होंने कहा कि उस पर खरीद होगी। सेंटर है कहां? कौन खरीद रहा? किसान अपनी 500 रुपया कम रेट पर गेहूं बेच रहा, क्योंकि उसे डीजल के पैसे देना, उसको जो है खाद के पैसे देना, उसको जो नहीं तो ये बता दीजिए विनोद चतुर्वेदी जी, विनोद जी एक सवाल ये बता दीजिए, अब महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, लेकिन महाराष्ट्र का किसान आंदोलित नहीं है, आंदोलन नहीं कर रहा है, क्यों? कर तो सभी लोग रहे हैं, लेकिन कोई उसको एकदम संघर्ष पे है। धीरे धीरे पूरे देश का किसान संघर्ष करेगा, देखना आप। नहीं करेगा, संघर्ष करेगा, देखना आप। नहीं करेगा, लेकिन 2-3 दिन से ये चल रहा है, और खाली पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के किसान ही क्यों आंदोलित हैं, और उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के? वो तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश गिर लिया ना, कौन कर लिया सर? उसमें लगा था अपनी जो फसल आ रही थी, तो पहले उसको भी तो पैदा करना है। इनको क्या है, इनको तो कहना है उसको तो सबका चुकता करना है, मजदूर को देना है, डीजल को देना है। डीजल का रेट आप देखते हैं रोज बढ़ रहा है, बिजली की हालत आप देखते हैं, मेरे यहाँ 4000 नहीं विनोद जी, जब किसानों को अपना ये गौरव जी आपको आवाज आ रही है? आएंगे आपके पास। विनोद जी सवाल ये है, जब बाकी किसान अपना काम कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं, तो सिर्फ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान ही क्यों आंदोलित हैं? क्या इनके पास काम नहीं है क्या? आज मेरे जनपद में, बुंदेलखंड में, झांसी में, जालौन में प्रदर्शन हुए हैं। अब धीरे धीरे किसान बहुत ही सज्जन और बहुत ही धैर्यवान है। अगर किसान इस देश का धैर्यवान ना होता, तो ये जो जितने लोग आते हैं, नेता बनते हैं, वो सब किसानों से ही आते हैं, तो किसान को भूल जाते हैं। वो खुद कहते हैं हम किसानों के पुत्र हैं, और जब कहीं पहुंच जाते हैं तो फिर जी हाँ, कोई किसान पुत्र है, कोई धरती पुत्र है, सब किसान धरती पर ही है। ठीक है, आएंगे आपके पास में। शशांक जी, ब्रेक का वक्त तो चला, लेकिन चलते चलते आपकी टिप्पणी। पंजाब हरियाणा के किसान क्यों आए हैं? तो 386 चैनल में 3 ही 4 चैनल बात कर रहे हैं किसानों की, बाकी चैनल खामोश हैं। आप बात कर रहे हो इसी तरीके से। आज हरियाणा पंजाब की बात हुई है, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के आंदोलन को कौन दिखा रहा है? आंदोलन वहां भी हो रहे हैं। जी चलिए, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन चैनल दिखा नहीं रहे। केरीज तो दिखा रहे हैं ना सर? आएंगे जी। चलिए, वक्त एक ब्रेक का हो चला है, छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे कि देश में अब तक जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो राज्यों की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकारें रही हो, सब ने दावा किया और वादा किया कि वो किसानों की आय बढ़ाएंगे, किसानों और लाइन में लगे व्यक्ति के, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाएंगे। लेकिन वो मुस्कान कब आएगी? किसानों का भला कब होगा? किसान आत्महत्या करना बंद कब करेगा? किसान आंदोलन करना बंद कब करेगा? ये बड़ा सवाल है। इसी पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लम्हे छोटे से ये जिंदगी से भरे, इन्हें हाथों में भर ले और जी ले जरा। मुसाफिरा तू है चला, मुसाफिरा रे। छोटे छोटे लम्हों का अनोखा सफर, कमला पसंद, अनोखा स्वाद। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM
D Pharma, B Pharma offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और सभी मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गौरव मिश्रा का रुख करेंगे। गौरव मिश्रा जी, आपने कहा कि महाराष्ट्र का किसान आंदोलन नहीं कर रहा है। आपके पर कई आरोप लग रहे हैं। शेखर दीक्षित जी कह रहे हैं कि उत्पादन हुआ 40,000 टन और आपने खरीद लिया 52,000 टन। आपने कहा कि सुसाइड नहीं हुए, उन्होंने गिना दिया कि कितने किसानों ने आत्महत्या की। आपने कहा कि महाराष्ट्र और दूसरे प्रदेशों के लोग इसमें आंदोलन नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बता दिया कि अभी वो अपना काम कर रहे हैं, धीरे से सब उसमें आ रहे हैं, चैनल दिखा नहीं रहे। क्या कहेंगे बताइए। नहीं, हम कहे हुए अपनी बात पर पूरी तरह से, और जो उत्पादन हुआ है उसका रिकॉर्ड पूरी तरह से, वो पब्लिक डोमेन में, वो जाकर के वेबसाइट से निकाल भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। बताइए। हाँ शेखर दीक्षित जी बताइए भाई। चेक कर लीजिएगा, आपके कम से कम 50 अधिकारियों पे इसकी जांच, और ऑलरेडी मुख्यमंत्री ने एसआईटी बैठा रखी है जिसमें वो ये पता कर रहे हैं कि 9,000 टन आया कहां से। दूसरी चीज, गन्ने के खेत में जब धान और गेहूं उगा के आपके अधिकारी बेच देते हैं तो इसकी भी आपकी मुख्यमंत्री के वहां पोर्टल पे आप चेक करिएगा, शिकायत और जांच चल रही है, जिसके लिए लगातार, मतलब पिछले 2 साल से चल रही है, आज से नहीं चल रही है, कि इसमें मिलीभगत कौन करता है, किसका कितना हाथ रहता है क्या। और सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर में इस पे मुकदमे भी दर्ज हुए हैं। आप इस बार इसको भी पता कर लीजिएगा जी। गौरव जी, ये भी आंकड़ों के साथ है कि हमारी ही सरकार ने सर्वाधिक अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी किया है, उन्हें दंडित भी किया है, सस्पेंड भी किया है, कोई रिटायर भी किया है और जेलों में भी भेजा है और जांच भी चल रही है। सर्वाधिक अधिकारियों ने घोटाले भी किए। भ्रष्ट तंत्र जो मिला था उसके शुद्धिकरण का भी काम मुख्यमंत्री के पास है। आपको पता है ये विभाग मुख्यमंत्री के पास है। ये धान की दूसरी रिजीम में जिसमें शिकायत हुई है, आपको ये नहीं पता है कि मुख्यमंत्री को इस पर उसी समय कार्रवाई करके जिलाधिकारी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? आप कार्रवाई किस पे करते हैं? जहां जहां शिकायतें आई हैं वहां कार्रवाई हुई है। सॉइल हेल्थ कार्ड में भ्रष्टाचार हुआ था, उस पर कार्रवाई हुई, वो सारे जेल गए, सस्पेंड हुए। अरे मैं आपको 150 चिट्ठी भेज दूंगा, आप अपना एड्रेस देंगे कुरियर से, आप उसमें से 2 पे भी कार्रवाई करवा दीजिएगा ना, तो बहुत बड़ी बात होगी। और उसमें सब अधिकारी हैं, लिखित रूप से हैं, जिनके ऊपर आरोप तय हैं, उनको सस्पेंड कौन होता है? छोटा सेंटर वाला। बर्बाद कौन होता है? जो नीचे हॉर्टिकल्चर देख रहा है। उसके बाद कार्रवाई किस पे होती है? डिप्टी आरएमओ पे जांच बैठ जाती है। एडीएम खरीद पे कभी जांच नहीं बैठती है। डीएम उसका अधिकारी होता है, उस पे खरीद पे कभी जांच नहीं बैठती है। डीएम उसका अधिकारी होता है, उस पे कभी जांच नहीं बैठती। ठीक है, ठीक है शेखर जी, ठीक है, आपकी बात हो गई। होती थी धान और गेहूं की। अरे सुन तो लीजिए, ऐसा नहीं है मिश्रा जी, आपसे पहले वाली सरकार ने किसानों का बहुत बड़ा कोई हित कर दिया था और हम कोई बहुत बड़ा भला हो गया था। हम तो एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहे हैं, कितना खरीद होता था वो केवल बता दीजिए, कितना खरीद हुआ था और कितना गन्ना मूल्य बकाया था। ये तो हमारी सरकार है जिसने बसपा के कार्यकाल का भी गन्ना मूल्य दिया है और सपा के कार्यकाल का भी गन्ना मूल्य दिया है। सुन लीजिए, मोदी नगर शुगर मिल का आपने नाम सुना होगा, गाजियाबाद में है, आप जानते होंगे। पिछले 10 साल से मोदी भाई एक शेखर जी, एक चीज पर बात नहीं होगी। गौरव मिश्रा जी,
सवाल यह है कि आप लोग लगातार कह रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात लंबे समय से चल रही है। ठीक है गौरव जी, अब सवाल यह है कि आखिर किसानों का भला कैसे होगा जब किसान ये नहीं चाह रहे कि ये बिल लाए, और उनकी एक मांग है कि इसमें लिखित में दे दिया जाए कि सारा खरीद एमएसपी पर होगी, तो उसमें लिखने में क्या दिक्कत है? किया जा रहा है प्रदीप जी, एमएसपी हमारी सरकार ने तय किया और 1.5 गुना से लागत के 1.5 गुना से ज्यादा, और कुछ फसलों में तो 2 गुना से भी ज्यादा मूल्य तय किया गया। और ये बिल आने के बाद भी, ये एक्ट बनने के बाद भी एमएसपी को बढ़ाया गया और खरीद हुई है। अच्छा गौरव जी, एक सवाल, छोटा उदाहरण देता हूं, केवल गाजीपुर के पेरिसेबल कार्गो से और वाराणसी के पेरिसेबल कार्गो से यहाँ की सब्जियां दुबई में जाके बिकी हैं और दूसरे प्रदेशों में जाकर के बिक रही है। किसान ट्रेन चलाने का काम, किसान रेल चलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज उत्तर का उत्पाद जाकर के दक्षिण में बिक रहा है। गौरव मिश्रा जी, शेखर दीक्षित जी रुकिए, आप आ रहा हूं। गौरव मिश्रा जी, मुख्यमंत्री जी ने साफ लिखा, ट्वीट किया, मुख्यमंत्री कार्यालय से भी ट्वीट हुआ, मुख्यमंत्री के ऑफिशियल हैंडल से भी ट्वीट हुआ कि किसी भी किसान के ऊपर पराली जलाने को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं होगी और उन पर जुर्माना नहीं लगेगा। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज हो रही है। ये तो स्पष्ट मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, इस पे किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी है जी। तो इसके बाद भी अगर होनी है जी, तो कम से कम 125 गौरव मिश्रा जी 125 लोग किसानों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तमाम किसान जेल भी जा चुके हैं, उनकी रिहाई की मांग चल रही कि उनको रिहा किया जाए, उस पर कार्रवाई होगी। अब ये बता दीजिए ये किसान इतना भ्रम में क्यों कैसे पड़ गए कि दिल्ली घेरने का प्लान कर लिया? क्या आप उनको समझा नहीं पा रहे हैं क्या? बहुत समझदार है और बहुत अच्छी तरह से समझ भी रहा है, और उसे पता है कि इन तीनों बिलों से उसको फायदा क्या है। वे कुछ चंद लोग हैं जो पूरा एक परसेप्शन बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी एक क्षेत्र के, वो भी पंजाब प्रांत के, जहां कांग्रेस की सरकार है, जिसकी लीडरशिप स्वयं कैंपेन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको समझने की आवश्यकता, और देश का किसान इसको समझ रहा है कि ये सरकार किसान हितैषी सरकार है, और वो लोग इस आंदोलन को हवा दे रहे हैं जो किसान के ट्रैक्टरों को जलाने का काम करते हैं, जिनके कार्यकर्ता ट्रैक्टरों को जला करके दिखा रहे हैं। विनोद चतुर्वेदी जी, गौरव शेखर जी, जरा विनोद चतुर्वेदी जी का रुख करते हैं। विनोद चतुर्वेदी जी, आप पर कई अहम और गंभीर आरोप लग रहे हैं। एक आरोप यह लग रहा है कि आप किसानों का भला नहीं चाहते हैं, किसानों को भड़का करके दिल्ली में इस कोरोना काल में उनको ले जाने की बात कर रहे हैं। चतुर्वेदी, विनोद चतुर्वेदी जी, क्या विनोद चतुर्वेदी जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? विनोद जी अपनी आवाज खोल लीजिए। विनोद जी अपनी आवाज खोल लीजिए भाई। हाँ जी, विनोद चतुर्वेदी जी, आपसे ही सवाल है। आप पर आरोप लग रहे हैं कि पंजाब की सरकार कांग्रेसों ये किसानों को भड़का रही है, और जी इन्हीं की सरकार है। पंजाब में हमारी सरकार है, हरियाणा में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश का किसान आज अब ये कहेंगे वो पश्चिम का किसान है वो कर रहा है, शेष नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं, जिला जालौन में आज हाईवे जाम हुआ, झांसी में हुआ। नहीं ठीक है, वो बात हमने कर ली, विनोद जी हमने बात कर ली। सवाल ये भी एक बहुत बड़ा आरोप आप पर यह भी लग रहा है कि चूंकि कैप्टन अरविंदर मुख्यमंत्री हैं और वो उनके पास कट जाता है, जो खरीद फरोख्त होती है उसको लेकर ज्यादातर हड़ाती मुख्यमंत्री के ही हैं, इसीलिए वो किसानों की आड़ लेकर के ये सारा गेम कर रहे हैं। अरे प्रदीप जी ये बताइए, बादल तो इनके पार्टनर हैं, कितने पुराने थी कौर, और वो इस्तीफा दे के चली गई, और इनसे इतना पुराना संबंध था उनका कि उन्होंने इनसे संबंध तोड़ दिया। तो ये हम पे आरोप लगा रहे, ये अपने पे नहीं मानेंगे। आप बताइए, चतुर्वेदी जानकारी नहीं है, उनको जानकारी दे दी। अकाली दल ने इस बिल का समर्थन किया था शुरू में, आराम से जाए गूगल करें, उसको
पता नहीं जाएगा। अरे एफडीआई का विरोध आपने स्वयं जिसका समर्थन किया था उनके अपने राजनीतिक कारणों से वो पीछे हटे, तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं है। जब आपने उसने कानून में एमएसपी का नहीं डाला काज, तब उन्होंने आपसे विद्रोह किया है। क्यों चले गए आपको छोड़ के? 30 साल 40 साल पुराने पार्टनर हैं आपके। आप में कुछ तो कमी होगी। हम क्यों भड़का रहे हैं? किसान जान रहा है कि अडानी और अंबानी के लिए आपने ये बिल लाए हो। इस देश में वो खरीदेंगे और अपनी मनमानी पे बेचेंगे। किसान का वो भी खत्म हो जाएगा। जी गौरव मिश्रा जी खत्म हो जाएगा। जी गौरव जी, अब दो सवाल आपके ऊपर हैं। सवाल नंबर एक ये कि आपने कहा कैप्टन अमरिंदर साहब उनका पूरा कट जाता है, कट बिजनेस है, इसलिए किसानों को भड़का रहे। और विनोद जी कह रहे हैं कि भाई अगर हम भड़का रहे तो आपके सहयोगी क्यों रिजाइन करके चले गए? सहयोगी जो थे उनके अपने राजनीतिक हित प्रभावित हो रहे थे, उनका अपना राजनीतिक कारण था, इस वजह से वो पीछे गए। जबकि उन्होंने ही समर्थन किया था इस बिल का, शुरू में बादल साहब ने स्वयं किया था। तो ये एक अलग विषय है, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता, वो सेपरेट विषय। सवाल यह कि एमएसपी, सब किसानों को यह लग रहा है कि उनकी एमएसपी खत्म की जा रही है। ये भरोसा आप किसानों को क्यों नहीं दिला पा रहे? प्रधानमंत्री से लेकर सभी लोग कह रहे हैं, फिर भी किसानों में यह भरोसा क्यों नहीं जग रहा है? आपके पार्टनर में यह भरोसा क्यों नहीं जगा? खत्म हो रही है ना सरकारी खरीद खत्म। जो आपने नया कानून बनाया उसमें एक लाइन क्यों नहीं डाल रहे आप एमएसपी का? एक लाइन उस बिल में क्यों नहीं लिख रहे आप? क्यों उसको हटा दिया? और आप शेखर जी आपके पास आऊंगा। जी गौरव जी बड़ा सवाल सब खत्म हो जाए। गौरव जी बड़ा सवाल ये भी ऐसा ही कर रहे हैं कि जिस तरह से डीलिमिटेशन का काम किया गया कि कितना भी स्टॉक चाहे आप जमा कर सकते हैं, उसका कारण है कि आज सब्जियां आसमान छू रही हैं। आलू कभी भी 50 रुपए किलो 60 रुपए किलो नहीं बिका, आज 60 रुपए किलो तक आलू बिक रहा है। यह डीलिमिटेशन का ही परिणाम है। वो 2 रुपए में बेच रहा है, 1.5 रुपए बेच रहा है, खिला रहा है। गौरव जी खिला रहा है। गौरव जी गेहूं बिक रहा प्रदीप जी, जवाब ले लेते हैं विनोद चतुर्वेदी जी। गौरव मिश्रा जी विनोद चतुर्वेदी जी, गौरव मिश्रा जी, दो सवाल हैं। सवाल नंबर 1, आम आदमी 50 से 60 रुपए किलो आलू खरीद रहा है, दूसरी ओर किसान 2 रुपए किलो भी नहीं बेच पा रहा है और वो अपने बैलों को खिलाने के लिए मजबूर है। हमारी सरकार ने ही आलू का भी एमएसपी तय किया और आलू की खरीद भी किया हमारी सरकार ने। यही सरकार है जिसने तय किया था, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। और अभी तक सस्ता क्यों नहीं मिल रहा है? और किसानों को एक तरफ किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, दूसरी ओर उपभोक्ता परेशान है, तो मजा कौन लूट रहा है? गौरव मिश्रा जी आवाज नहीं आ रही। चलिए गौरव मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यह है, एक और आम उपभोक्ता महंगाई की मार झेल रहा है, दूसरी ओर किसान को उसका वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, तो बीच में मजा कौन ले रहा है? लगभग फरवरी से जो स्थितियां बनी है, विशेष करके कोरोना काल में, उसमें अर्थव्यवस्था नीचे गई है, इसमें कोई दो राय नहीं। वो इस नीचे जाती हुई अर्थव्यवस्था में हमारी सरकार की सूझबूझ का ही नतीजा है कि किसान की कृषि प्रभावित नहीं होने दिया गया है, उस पर लॉकडाउन नहीं था। यही वजह है कि कृषि क्षेत्र ने बहुत बेहतर परफॉर्म किया इस परिस्थिति में भी। और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि अब यहाँ से अर्थव्यवस्था वी शेप में उठनी शुरू हो गई है और निश्चित रूप से जो थोड़ी बहुत अनियमितताएं या एम्बिग्यूटीज बची हुई है मार्केट को लेकर के, आने वाले समय में वो भी दूर हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। और जरा गौरव मिश्रा जी जरा उस पर भी जवाब दे दीजिए, जल्दी से इस पर जवाब दे दीजिए, छोटा सा जवाब चाहेंगे। आम उपभोक्ता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है, किसानों को वाजिब मूल्य नहीं मिल रहा है, आखिर ये हो क्या रहा है? बीच में कौन ले जा रहा है, मजा कौन मार रहा है? पुराने विषय पर ही जाना चाहेंगे। देखिए, बिचौलियों के हाथ में कृषि क्षेत्र पड़ा हुआ था और विशेष करके इस देश में सबसे लंबे समय तक कांग्रेस सरकारों का कार्यकाल रहा है और कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया और फीडिंग के माध्यम से एक तरह से
के माध्यम से किसानों को लेकर के चला गया, किसान आत्मनिर्भर हो, स्वावलंबी हो, उस दिशा में कभी काम नहीं किया। ये मोदी जी की दूरदर्शी का ही परिणाम है। आप भी लगातार ये बताते रहिए गौरव मिश्रा जी, हर सरकार जो नहीं है, गौरव मिश्रा जी, हर सरकार जो नई सरकार आती है वो बताती है कि पिछली सरकारों का खामियाजा भुगत रहे हैं, ठीक करने में वक्त लगेगा, और यूं ही 5 साल निकल जाते हैं। शशांक यादव जी, क्या यही चलता रहेगा देश में कि पिछली सरकारों ने व्यवस्था खराब की, हम व्यवस्था ठीक कर रहे हैं? जो सरकार होती है वो जिम्मेदार होती है। कोई भी जो सबसे शानदार सेंटर हो जहां पे धान की खरीद मान रही हो सरकार की, बहुत शानदार हुई है। और आपसे भी अनुरोध करूंगा प्रदीप जी कि किसी भी जो गवर्नमेंट जिसको सबसे शानदार सेंटर बताए उसके 2 साल के इधर 19-20 और 18-19 के जो लाभार्थी किसान है उनकी सूची मंगा लीजिए। आपको एक पूरा रिदम मिलेगा कि जो लोग पिछले साल बेच रहे थे वही लोग इस साल बेच रहे हैं। ये एक सिस्टम ऐसा बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने कि यहाँ पर किसान करा कर रह गया है। वो अब जो पूरा आंदोलन जिस पर आपने पूरी डिबेट रखी हुई है वो वार्ता ही तो करना चाह रहे हैं काश्तकार। इन बिलों के ऊपर इन्होंने बार बार आश्वासन दिया कि हम किसान संगठनों से बात करेंगे, वो अपनी बात रखने आ रहे हैं जी। नहीं शशांक जी, कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर जी तैयार हैं बात करने के लिए। वो कह रहे हैं 3 तारीख को बात करेंगे, तो किसान को थोड़ा सब्र करना चाहिए ना। तो उनके पास 3 दिसंबर तक ऐसी कौन सी प्रायोरिटीज है जो 3 दिसंबर तक बात करेंगे? बिल तो बन चुका, पार्लियामेंट में बहस हो चुकी, उनको डायलॉग ही तो करना है। पूरे बॉर्डर पे लाखों किसान बैठा हुआ है और आज जाके जब पूरे इंटरनेशनल मीडिया और मीडिया ने इसको उठाना शुरू किया है तब उनका बयान आ रहा है कि हम 3 दिसंबर को बात करेंगे। तो भाई 3 दिसंबर में ऐसी कौन सी खास बात लगी हुई? वो बात तो करना चाहे तो अभी कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है? खासकर बात ही तो करना चाहता है। बिल्कुल, चलिए गौरव मिश्रा जी, बिल्कुल गौरव मिश्रा जी, बिल्कुल आपको जवाब इसी बात का देना है कि ऐसी क्या इमरजेंसी है कि 3 तारीख से पहले आप बात नहीं कर सकते? माननीय कृषि मंत्री जी, ऐसा नहीं है कि ये वार्ता का क्रम 3 दिसंबर को ही शुरू होगा, पहले से चलता चला आ रहा है। हम ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि वहां पे एजुकेशन करना आवश्यक हो गया है। जब 3 तारीख को उन्होंने समय दिया है इस विषय पे फिर वार्ता करेंगे, तो क्यों आंदोलनरत है ये वहां पर? क्यों सभी जगहों पर बुलाया जा रहा है? क्यों एजुकेशन की कोरोना काल में स्थिति बिगाड़ी जा रही है? बताइए शेखर जी, बताइए शेखर जी। जब ये विपक्ष में थे तब का सोचना चाहिए कि क्या जरूरत पड़ गई है ये सब करने की। ये राजनीतिक विषय है, ये किसान का विषय नहीं है। क्या जरूरत पड़ गई है, कौन आएगा कौन जाएगा, बात किसान की है। बात वो सीधे सीधे कह रहा, आपने प्रधानमंत्री ने, आपने सबने कहा एमएसपी पे खरीदा जाएगा, एमएसपी पे नहीं खरीदा जा रहा है। कोई रिटर्न में लिख के देने को तैयार नहीं है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। जब नहीं तैयार है, जब नहीं, इससे पहले भी कंटिन्यूसली आपसे चिट्ठियां भेजी जा रही हैं, आपके लोग मिलने को तैयार नहीं है, आपके लोगों के पास समय नहीं है, एडिशनल बिजी है। लेकिन अब जब वो खड़े हो गए हैं तब आप उस चीज को जो है इस तरीके से कह रहे हैं कि अब हम 3 तारीख को इसका डायलॉग्स करेंगे, हम बाद में करेंगे, हम अभी करेंगे। यही तो आप रेगुलर टाल ही तो रहे हैं, आप कर कहाँ रहे हैं? ये आपकी आदत नहीं है। ये कांग्रेस के जब रिजीम देखेंगे वो भी यही कर रहे थे। यहां से कंटिन्यूसली कहा जाता था और वो कहते थे अभी समय नहीं है हमारे पास। अब समय ही समय है। बिल्कुल गौरव जी, आपको आवाज मिल रही है कि भाई ये टाल मटोल जी कह रहे हैं कि भाई ये टाल मटोल और अटकाने भटकाने की नीति क्यों? ये तो कांग्रेस की नीति थी, वही आपने अपना लिया है। सरकार है, जनता से जुड़े मुद्दे हो या किसान से जुड़े मुद्दे हो उस पर त्वरित कार्रवाई करती है, उसको सुनती है, ऐसा नहीं है। और इस विषय में भी देखिए 3 तारीख का जो समय दिया है, ऐसा नहीं कि पहला शब्द है, इसके पहले भी वार्ता हुई। नहीं, अभी तुरंत वार्ता करने में दिक्कत क्या है गौरव मिश्रा जी? अगर किसान आंदोलित है तो कोई मंत्री वहां जाकर के बात क्यों नहीं करता है? अरे 2 दिन के संघर्ष के बाद जगा दिया ना। 2 दिन तक तो आपने पूरी सड़क जाम कर दिया, बैरिकेडिंग लगा दिया, गड्ढे खोद दिए, पानी फेंका। विनोद चतुर्वेदी जी,
ही के पास आ रहा हूँ। विनोद चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। विनोद चतुर्वेदी जी, आप ही के पास आ रहा हूँ। कोरोना काल की दूसरी वेव बहुत भयानक तौर पे देश में चल रही है, पूरा देश इससे प्रताड़ित है। ऐसे समय में आपको नहीं लगता है थोड़ा और धैर्य बनाए रखना चाहिए था? ये आंदोलन तो थोड़े दिन बाद भी हो सकता था। बिहार का चुनाव जब हो रहा था तब कोरोना काल खत्म हो गया था, या जहां जहां चुनाव कराए हैं वहां वहां कोरोना काल खत्म हो गया? किसानों के लिए कोरोना काल है, और चुनाव के लिए, अपने काम के लिए, वहां मध्य प्रदेश सरकार गिराने के लिए, वहां ट्रंप को लाने के लिए कोरोना काल नहीं था। पश्चिम बंगाल किसानों के लिए कोरोना काल है। और देखिए अभी जो है माननीय प्रदीप जी, चुनाव जीतने के लिए आपकी पार्टी तो हमेशा चुनाव जीतने के लिए तैयार रहती है। बोल रहा अहंकार बोल रहा है। अभी हाथरस वाले प्रकरण पर हाईकोर्ट ने कहा कि कलेक्टर को क्यों नहीं हटाया? आप सोचिए। चलिए जवाब ले लेते हैं गौरव मिश्रा जी से। गौरव मिश्रा जी, सवाल जवाब दीजिए। सवाल यह है कि चुनाव जब होता है तो कोरोना गायब हो जाता है, बाकी जब मुद्दे होते हैं तो कोरोना आ जाता है। होता है और चुनाव उसको कंडक्ट करता है, उसके नियमों का पालन करते हुए चुनाव हो रहा है, वो चीजें रुकी नहीं है। गौरव जी, हजारों की भीड़ थी, कौन मास्क लगाए था वहाँ? सारी काम करती है, ये सारे घरों में सुरक्षित है। कौन सा प्रोटोकॉल मान रहा था वहाँ बिहार में? और आज दिल्ली में क्या हालात है? 100 से ज्यादा लोग दिल्ली मर जा रहे हैं और लगातार कोरोना बढ़ रहा है। वहां पे आंदोलन कर रहे लोग आमादा है इस बात पर कि अराजकता फैलाई जाए और व्यवस्था को दूसरित किया जाए, और उसको बढ़ाने का कार्य ये लोग कर रहे हैं। कोरोना तो आपके लिए वरदान है। कृषि यंत्रों को जलाने का काम शशांक जी, शशांक जी, ठीक है गौरव जी, शशांक जी से जवाब ले लेते हैं। शशांक जी, क्या आपको नहीं लगता है कि थोड़ा और धैर्य रखना चाहिए था? ये कोरोना काल की दूसरी वेव का समय निकल जाता, उसके बाद आंदोलन करते तो ज्यादा बेहतर रहता। अपनी भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और दूसरों की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं। बयान चल रहे हैं कि वो तो ये कह रहे हैं कि हम कौन से जिंदा बैठे हुए हैं, हम तो वैसे ही मरे हुए हैं, हम चाहे ऐसे मरे चाहे कोरोना से मरे, लेकिन अपनी बात को तो हम तो उठाने के लिए आए हैं और बात मनवा के वापस जाएंगे। जिस लगन के साथ और जिस अपने एक उद्देश्य के साथ काश्तकार आए हैं, वो एक बहुत दिनों बाद एक इतना बड़ा जन आंदोलन देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि कोरोना के नाम पर या लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर किसानों की बात को दबाने का कोई फायदा नहीं है। और मुझे सिर्फ एक आखिरी लाइन में ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही है कि अधिकार के लिए हाथ ना उठे, आदमी केवल हाथ फैलाए रहे और हम दयानतदारी दिखाकर राहत देकर उन पर जो है उन पर एक एहसान जताते रहे, लेकिन काश्तकार अपना हक ना मांग पाए। हक मांगने से इन लोग को थोड़ी सी नाराजगी लगती है, इसीलिए किसानों से बात नहीं करना चाहते ये लोग। ठीक है, ठीक है। शेखर दीक्षित जी, आप बता दीजिए कि अब होगा क्या? आंदोलन नहीं है, हम लंबे समय से आंदोलन कर, और जब तक हमारे अधिकार हमको पूर्णता नहीं मिलेंगे हम आंदोलनरत रहेंगे। सरकार कल किसी और की थी, आज किसी और की है, कल किसी और की होगी, लेकिन जब तक हमारे हितों की पूर्ण बात नहीं होगी, हमको आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है, लोकतंत्र है, हम इसके लिए हमेशा तैयार हैं। ठीक है, ठीक है। विनोद चतुर्वेदी जी, क्या सोल्यूशन निकल सकता है इसका? क्या कोई परिणाम कैसे निकलेगा? सोचना होगा सरकार को, और सरकार को जिनके बदौलत ये आए हैं, अगर ये उन्हीं को ठुकराएंगे तो परिणाम ये भी भोगेंगे, उसमें क्या है। और किसान तो जैसे आप भोग रहे हैं, हाँ जैसे आप भोग रहे हैं, जो है इनका अहंकार बोल रहा है सरकारों का, इसलिए ये बात नहीं करना चाहते। आप तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। आप तो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोल रहे हैं। जो भाषा भाजपा बोलती थी, विपक्ष में थी, आप सीधा वही बात बोल रहे हैं, वही जवाब दे रहे हैं। जी, हमने दीक्षित जी 72,000 करोड़ रुपया माफ किया, ये करके दिखाए कोई सरकार। आज हर किसान के खाते में 2,000 रुपया 12 साल के घटना के बाद जब आपने लागू करवाई तब तक बहुत देर हो गई थी, आगे की सरकारों ने उसको माना नहीं। आप चाहते तो आप किसान आयोग बना सकते थे, जिसको संवैधानिक दर्जा दे सकते थे, आपने कभी नहीं बनाया।
उसका नतीजा है कि आज दूसरी अरे तो सरकारें भी हमने आपके तो मानी शोषण तो दूसरे सरकारों ने तो लागू नहीं की, हमने तो यही तो माना मैं भी तो कह रहा हूं। हमने तो लागू की, आपने भले वो नहीं किया, इम्प्लीमेंट उन्होंने नहीं भी होगा। नहीं किया। ये मत कहिए कि आपने किया, ना आपने किया ना उन्होंने किया। नहीं अब चलिए गौरव मिश्रा जी का रुख करते हैं। गौरव मिश्रा जी, ठीक है, विनोद जी आपकी बात हो गई। वो पुराना कर्जा माफ कैसे नहीं सुधर गई? फिर मर गए। अच्छा तो कर्ज माफ होगा अच्छा तो आपने दफा अगर नहीं सब कुछ सही सुधरेगी। कर दिया तो आज हालात ऐसे क्यों हो गए? ठीक है गौरव मिश्रा जी, आपका, विनोद चतुर्वेदी जी आपका समय समाप्त हो गया। शेखर जी आपकी बात भी समाप्त हो गई, समय समाप्त हो गया। गौरव मिश्रा जी आपका फाइनल कमेंट, कैसे निकलेगा इसका हल? सीधा संदेश है, देश का जो सर्वाधिक जो किसान है वो मझोला और छोटा किसान है, सीमांत किसान है। उसके लिए दरवाजे खुले हैं, उसके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ी है और देशव्यापी स्तर पर बढ़ी है। उसके अंदर में कहीं आंदोलन नहीं है, ना एमएसपी के विषय को लेकर के है, ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के है और ना ही नई मंडियों के बनने को लेकर के कोई। ये तो उनके लिए एडिशनल एक अतिरिक्त व्यवस्था है और जो पुरानी व्यवस्था थी वो एज उसी तरह लागू है। ये कह रहे हैं कि एमएसपी बाहर लागू कर, इससे पहले थी क्या? बाजार में जब ये जाते थे, ऐसा नहीं कि पहले बाजारों में नहीं बिकता था या सोल्यूशन बता दीजिए, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? क्या ये किसान यूं ही आंदोलित रहेंगे? प्राइवेट मंडियों में वो उत्पाद खरीदे जाएंगे। गौरव जी इसका सोल्यूशन बता दीजिए, इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा? आंदोलन के मूड में है ही नहीं और आर्टिफिशियल कृत्रिम आंदोलन लंबा नहीं चलता है। ये इसीलिए आपने 3 तारीख का समय दिया है। चलिए ठीक है, शशांक जी माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया हमारे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो शेखर दीक्षित जी कह रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती वो वहां से हटेंगे नहीं और अपनी मांगे पूरी करवा के रहेंगे। तो वहीं गौरव मिश्रा कह रहे हैं कि ये आर्टिफिशियल आंदोलन है और इसकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, ये जल्दी ही अपनी मौत मर जाएगा, यानी कि अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि ये क्या किसान आंदोलित इसी प्रकार से रहेंगे और कोरोना काल में, ठंडक में उन पर वाटर कैनन जो बरसाई जा रही है, क्या वो इस मार को झेल पाएंगे? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। और सवाल सबसे बड़ा ये भी है, आखिर हमारा अन्नदाता सड़कों पर क्यों है? फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।